नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है आपके लिए, प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कल की क्लास में आपने सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पढ़ा था। कल बेटा हमने सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में कुछ आवश्यक, कुछ मैंडेटरी, कुछ चीजें आपको बताई थी कि सर्किल वाले सवाल भी कोई टफ नहीं होते हैं बेटा, बस आपको उनके बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर चलनी है। और अंडरस्टैंडिंग आपको ये कहती है कि आपको सर्किल में लेफ्ट और राइट के बारे में पहले 100% रूप से पता लगना चाहिए, उनके बारे में आपको जानकारी क्लियर होनी चाहिए। यहां तक की बातें बेटा आप सबने पढ़ ली थी। फेस पे कुछ लगा है आपके? कुछ नहीं लगा दोस्त, बढ़िया फेस है हमारा, एकदम चमचमाता हुआ। वो टीका है बालाजी का। आज मंगलवार है ना, आज मंगलवार है ना, मंदिर गए थे, आती बार वो लड्डू ने कुछ दाएं बाएं कर दिया होगा टीका, लड्डू ने कुछ दाएं बाएं कर दिया होगा, बालक है, उनको लगता है कि टीका हम लगाएंगे अपने हिसाब से जी। बजरंग बली सालासर वाले हमारे बालाजी महाराज, सालासर में दरबार सस्ता है बालाजी का। हाँ दोस्तों, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक के बारे में आप लोगों ने बातें पढ़ी। एक सेकंड का वेट करना, एक सेकंड का वेट करना, एक सेकंड में आया मैं। हाय राम, चलिए, नहीं आए हैं कभी, आइए कभी बालाजी के दर्शन कीजिएगा, वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था करवाएंगे आपके लिए। सुनिएगा प्यारे बच्चों, सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक बेटा आपने पढ़ा था। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्किल पे सवाल करते हैं ना बेटा, आप सर्किल पे सवाल करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इनके बारे में ये देख पाए, कि इनका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। आपको सवाल में मोस्ट ऑफ केस में ये बताया जाता है कि सबका फेस सेंटर की तरफ है। और मैं बताऊं बेटा, पूरी रीजनिंग में ना सबसे आसान टॉपिक ये होता है, रीजनिंग में सबसे आसान टॉपिक ये होता है, क्योंकि हमें इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमें कोई चीज अपने मन से पता होनी आवश्यक नहीं है, सब कुछ आपको एग्जामिनर बताएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताएगा। लेकिन बस इतना है दोस्तों कि उसकी बात को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप उनकी, ये तो बात वैसी हो गई ना कि कोई आदमी आपको सारी बातें बता रहा है, आपको कह रहा है भाई यहां से इधर जाओ, यहां से इधर जाओ, यहां से उधर जाओ, और तुम कह रहे हो हाय मैं कहां जाऊं, मुझे पता नहीं लगा। उसने कहा सब कुछ तो बताया है, आप कहना हाय मुझे तो समझ में नहीं आया। तो समझ में आना आपको खेल है दोस्तों, समझ में आना दोस्तों आपको सबसे अलग बात सीखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको ये एंड और हु का मतलब बेटा बता दिया था, एंड और हु का मतलब आपको बता दिया था। और बच्चों डायरेक्शन की बात भी आपने कल कर ली थी ना, कि अगर आप साउथ ईस्ट में बैठे हैं इसका मतलब क्या है, अगर आपका फेस साउथ ईस्ट में है इसका मतलब क्या है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को बेटा आपने अलग अलग ट्राई करना है। मुझे बताइए बेटा, हमने कल की क्लास में कितने सवाल कर लिए थे? 5 कर लिए थे। चलिए सुनिएगा, अब यहां से दोस्तों आगे बात करते हैं, यहां से दोस्तों आगे बात करते हैं, 6 नंबर सवाल की बात करते हैं। सुनिएगा बेटा, देखो ये एक षटकोणीय मेज है। अब आपने कहा सर षटकोणीय मेज तो आपने बताया ही नहीं, षटकोणीय मेज क्या होता है इसके बारे में तो आपने हमें बताया ही नहीं। बेटा षटकोणीय मेज कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, षटकोणीय मेज बेटा कोई अलग चीज नहीं है। जो चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं, जो बातें आपने अब तक समझी हैं, वही तो है ये। भाई अगर मैं तुमसे कहता कि एक सर्किल के बाहर 6 लोग बैठे हैं, एक सर्किल के बाहर 6 लोग बैठे हैं, या मैं आपको बोलूं एक षटकोणीय मेज के बाहर 6 लोग बैठे हैं, बेटा मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई फर्क है। आई डोंट थिंक सो इनमें कोई फर्क होगा। अगर मान लीजिए मैं आपको एक बार के लिए ए बी सी डी ई और एफ ये जानकारी बनाकर दे दूं,
आज 11 तारीख है, आज हम नई एक्टिवा लेके आए हैं, एक्टिवा, एक एक्टिवा लेकर आए हैं नई, राइट। और ये है दोस्तों लेफ्ट। किसके लिए? पापा के लिए, पापा के लिए। पापा कहते कि यहाँ वहाँ थोड़ा बहुत जाना पड़ता है, लोकल में थोड़ा बहुत दाएं बाएं कभी जाना पड़ता है, तो मुझे कार उठानी पड़ती है। तो मैंने कहा तुम एक्टिवा ले लो। पापा जी बात क्या करते हो, 6G का जमाना है, रखो। हाँ, बाप की दौलत पर ऐश की तो क्या की। मजा तब है, मजा तब है जब दौलत तुम्हारी हो, ऐश तुम्हारे पापा करे, तो आता है मजा, तो आता है मजा। आनंद तभी आता है दोस्तों, पैसा तुम कमाओ, ऐश तुम्हारे पापा करें, तब तुम कहो हाँ 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 ये बात मजे की है। 94,000 रुपीज की, 94,000 रुपीज की, 5,000 रुपए का नंबर ले लिया, 99 की पड़ गई। 5,000 रुपए का नंबर ले लिया, ये लो। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, समझो। देखो बेटा, अगर मैं ये कहानी आपको एक सर्किल पे बताता, अगर मैं ये कहानी एक सर्किल पे आपको बताता, तो बेटा आप मुझे ये बताओ, इन दोनों बातों में कोई फर्क होता क्या? क्या इन दोनों बातों में कोई डिफरेंस होता क्या? अगर मैं सर्किल पे ये बात आपको बताता, तो क्या तब भी जानकारी ऑलमोस्ट सेम होती ना बेटा? क्या तब भी कोई जानकारी सेम होती? हाँ, क्योंकि बेटा इससे क्या है, फर्क नहीं पड़ता, इससे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेफ्ट और राइट तो अभी भी सेम है, तो इसने सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए हेक्सागन का नाम दे दिया। बाकी एक्चुअल में ये सर्किल का सवाल ही मान लो, ये एक वृत्त का समान ही है और कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसलिए अपने राइट और लेफ्ट को इस प्रकार कंसीडर कर लिया। यूपी के सामने बैठा है, अरे मैंने एबीसीडी कैसे मान लिया भाई? अरे ज्योमेट्री पढ़ा पढ़ा के ना आकृति बनाते उसका नाम देने का मन करता है। ज्योमेट्री के सवाल कर करके कोई आकृति बनाते हैं तो एबीसीडी देने का मन कर जाता है यार, क्या बताऊं। अरे यार सुनो, यूपी के सामने बैठा है बच्चों, यूपी के सामने बैठा है। आपने कहा कहां मानूं? मैं कहूं जहां मर्जी मान लो, जहां मर्जी मान लो बेटा, घूम फिर के बात सेम आती है, घूम फिर के बात सेम आती है। यू और पी आप कहीं भी मान लो। जो आर के बाईं और पड़ोस में बैठा है कौन? पी जो है ना, पी बेटा ये आर के बाईं और पड़ोस में बैठा है। आर क्या बताओ इस पॉइंट पे आएगा क्या? आर बच्चों इसी पॉइंट पर तो आएगा। अरे आर का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट और राइट को खेलना ही एकमात्र काम है आपके लिए। एस यू के दाईं और पड़ोस में बैठा है, एस को यहां मान लीजिए, एस को यहां मान लीजिए। पी और एस के बीच में टी बैठा है, पी और एस के बीच में टी मान लीजिए। दोस्तों बच गया क्यू, क्यू यहां मान लीजिए। अब आपने कहा कि सर क्यू की पोजीशन बताओ। क्यू के लिए उत्तर बहुत सारे बन सकते हैं बेटा, क्यू के लिए उत्तर बहुत सारे बन सकते हैं। ये आर के इमीडिएट राइट में, ये आर और यू के बीच में। नहीं अफ्रीदा बेटा वेस्ट में नहीं मान पाओगे, नहीं नहीं अफ्रीदा बेटा वेस्ट में नहीं मान पाओगे। वेस्ट कहना इसमें सरासर गलत है बेटा, मैंने तो रैंडमली इनको लिखा है ना बेटा। हेक्सागन कैसा भी हो सकता है, आप इनकी लेफ्ट और राइट की क्लॉकवाइज की बातों को समझें। मेरे सवाल में देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यों नहीं है? अपोजिट टू टी, हाँ ये बात सही है दोस्तों, अपोजिट टू टी, अपोजिट टू टी ये आ गया, बात सही है। बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, बी आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। आई बात समझ में? डिडंट अंडरस्टैंड, कहे भैया तुम बात नहीं समझ पा रहे हो। लेफ्ट और राइट को तो लिखना है और करना भी क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने का प्रयास तो करो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास तो करो। एक व्यक्ति कहता जी मेरा डिफरेंट बनाए, बेटा डिफरेंट आर के इमीडिएट क्यों है? हाँ किसने बोला आर के लेफ्ट में क्यों है? अरे आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, पी। अरे आर के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, आर के लेफ्ट में पी बैठा है। आर का लेफ्ट इधर होगा, आर का राइट इधर होगा। अरे तुम्हें समझाने के लिए नीचे मैंने साइन लिखकर तो बताए, लिखकर बेटा आपको मैंने साइन तो बताए हैं कि इस डायरेक्शन में चलेगा या इस तरफ चलेगा। इस डायरेक्शन को देखना ही तो काम है बेटा। हाँ कहीं से भी कर लो बेटा, कहीं से भी, सर्किल में, हेक्सागन में, आप सवाल कहीं से भी स्टार्ट कर लो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यू को यहां क्यों लिखा है। तुम्हारा जहां मन करे वहां लिख लो, तुम्हारा जहां मन करे वहां लिख लो। रिजल्ट आपका सेम आना है, बात आपकी सेम आनी है, कहानी आपकी सेम आनी है। यू और पी अपोजिट कैसे हैं? सुमंता तुम्हें ये बात नहीं समझ में आती क्या? ये वाली जानकारियां अपोजिट में होती हैं, ये दोनों अपोजिट में हैं और ये दोनों अपोजिट में। मैंने आपको ये बात बच्चों कल भी बताई थी, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। अब कतई तुम इतना जहर काम कर दो कि हमें तो समझना ही नहीं है, फिर मैं क्या करूंगा बेटा बताओ? अगर इसमें 6 लोग आमने सामने बैठेंगे
तो आप कुछ ऐसा ही तो बनाओगे, हैं? आप कुछ ऐसे ही तो बनाओगे। ये लोग एक दूसरे के आमने सामने तो बैठेंगे। हाँ। भैया क्वेश्चन देखो पढ़ना ही पड़ेगा। ये कैरम बोर्ड का सवाल आपने एक कल भी किया था। ये कैरम बोर्ड का सवाल आपने एक कल भी किया था। कैरम बोर्ड का एक आपने क्वेश्चन कल भी किया था। कैरम बोर्ड की आपने कंप्लीट बातें कल भी पढ़ी थी। यहां दोस्तों जो बातें आपने कल पढ़ी थी कैरम बोर्ड की, उनमें आपने एक बड़ा ही कंसेप्चुअल, बड़ा ही पॉइंट शानदार किया था। वो ये किया था, ये चारों लोग अगर कैरम बोर्ड खेलेंगे तो इस प्रकार की बात चेक करेंगे। चारों लोग अगर कैरम बोर्ड खेलेंगे इस प्रकार बैठेंगे। बी सी के दाईं ओर है, बेटा सी के दाईं ओर बी मान लीजिए। डी ए के बाईं ओर है, बेटा ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी मान लीजिए। डी ए के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर कौन बैठा है? ए बैठा है। इससे ज्यादा आसान क्या बनेगा? अरे राइट और लेफ्ट को तो समझ पा रहे हो ना? अरे आप एक बार के लिए खुद को क्यों नहीं मान लेते हैं? आप एक बार के लिए खुद को क्यों नहीं मान लेते? ये एक वर्गाकार मेज है और इस वाली जगह पर आप बैठे हो, केंद्र में फेस किए बैठे हो, तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ऐसे तो बनेगा। जो एक आपके लेफ्ट और राइट बनते हैं, मैं उनको ही तो लिख रहा हूं बेटा, मैं कोई नया काम थोड़ी कर रहा हूं। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में इन प्रकार के सवालों में दिक्कत आती है तो आप खुद को मानकर भी ट्राई कर सकते हैं। लेफ्ट राइट को लिख भी सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपकी इस लेवल की हो जानी चाहिए कि आपको बार बार ये लिखने से बचना चाहिए, बार बार लिखने का काम आपको करना नहीं चाहिए। दोस्तों 5 समझिए, मैंने प्रीवियस ईयर में पिछले 5-7 साल में जितने सवाल आए हैं सारे इंट्रोड्यूस कर लिए हैं। अब कोई अगर बैक साइड में फेस का सवाल आएगा तो आ जाएगा बेटा। देखिए 5 लोग आप रैंडमली मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से मानते हैं, बस इतना सा समझ लीजिए कि आपको डायग्राम में 5 लोग मानने हैं। अच्छा, एक तरफ में इनका राइट है, मैंने इनका राइट लिख लिया। एक तरफ में इनका लेफ्ट लिख लिया, मैंने लेफ्ट लिख लिया। गौरव मेरे भाई, कोई 2 सवाल करेगा कि वैसे ही मान लेगा? है गौरव? मिस्त्री यूपी से है कि दिल्ली से है कि इंग्लैंड से है कि चंडीगढ़ से है, तुम्हें क्या मतलब भाई? तुम्हें 2 सवाल करने हैं वो करो अपने, तुम्हें 2 सवाल करने हैं उन्हें करो। दुनिया भर की चिंता लेके बैठे हो। एमपी के रहने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, यूपी के हो क्या? तुम्हें बताओ यार, दुनिया से अलग ही मतलब पड़ा है। सवाल तुमसे एक नहीं होता और चिंता तुम्हें दुनिया भर की हो रही है। एस टी के ठीक दाईं बगल में बैठा है। टी आप कहां माने? जहां तुम्हारा मन करे वहां मान लो। टी के इमीडिएट राइट में एस है, जहां तुम्हारा मन करे वहां, माफ कीजिए पी के टी पी के इमीडिएट राइट में है, टी पी के इमीडिएट राइट में है, टी मान लीजिए। टी क्यू के ठीक बाईं बगल में है, मेरे को नहीं पता, मैंने टी क्यू को यहां मान लिया। पी एस और आर के बीच में, आर यहां लिख दो। अब बताओ बेटा, टी और क्यू भी फाइनल हो गए? टी और क्यू भी फाइनल हो गए। टी क्यू के बाईं बगल में बैठा है, क्यू के बाईं बगल में टी बैठा है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा टी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी के दाईं और दूसरे स्थान पर पी बैठा है। पी आपके सवाल का उत्तर बन गया। अरे ये क्वेश्चन मुश्किल होते ही नहीं है, ये सवाल टफ होते ही नहीं है, बस आपको जानकारियां समझनी है। लेफ्ट और राइट में आपका माइंड कंफर्म जोन में आना चाहिए। अरे वाह फरीदा, तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है बेटा, कोई इलाज नहीं है, मतलब बेहतरीन बालक हो। ए बी सी डी ई एफ 6 लोग बैठे हैं। तुमने कहा सब 6 लोग बैठे हैं, लगे हाथ हम फटासा एक सर्किल बना देते हैं, तुरंत 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 ये बात कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। और भाई गौरव, तुम्हें मैं एक बेटा निजी राय दे दूं। बेटा निजी राय, नाम के चक्कर में नहीं जाना चाहिए बेटा, नाम के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। क्लास में आधे एंजल प्रिया बनकर घूम रहे होते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इस बात का। अभी मैं दिल्ली में सेमिनार में गया हुआ था, तो मुझे वहां एक लड़का मिला। मैंने कहा हाँ, उसका कुछ डाउट था। मैंने पूछा भाई तुम्हारा डाउट क्या है? कह रहा सर, मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम पता मुझे क्या बताया? कह रहा सर अक्सर क्लास में आकृति नाम से कमेंट होते हैं ना, मैं ही करता हूँ। कह रहा अक्सर क्लास में आकृति नाम से कमेंट होते हैं ना, वो मैं ही हूं। तो मैंने कहा तेरा नाम आकृति है? कह रहा नहीं सर, रखा हुआ है, रखा हुआ है। सच्चाई बता रहा हूं, मतलब मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको जो बातें बताता हूं वो एक्सपीरियंस से बताता हूं अपने। ठीक है गौरव, अब आगे से समाधान सावधान रहिएगा इन बातों को लेकर। समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं, इस क्रम में ये बात तो होती है। तो आपने कहा सर इस साइड में अपने को राइट मानना है, इस साइड में अपने को लेफ्ट मानना है। ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ए बी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, बी के राइट साइड में दूसरे स्थान पर ए पसंद।
आगे बात समझ, ए बी के राइट में सेकंड है। सर आपने बी को यहां कैसे मान लिया? तुम्हारा मन करे वहां मान लो भाई, तुम्हारा मन करे वहां मान लो, मैं यहां नहीं मानता हूं, कहीं और मान लेता हूं। ये लो, ए बी के राइट में सेकंड है, बी यहां मान लो, ए यहां मान लो, जहां मन करे वहां मान लो। मैं कह रहा हूं ना, सब चीजों के लिए आजाद। एक सेकंड का वेट कर लिया करो, कुछ अर्जेंट भी होता है कभी। ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई जो है ई वो सी के लेफ्ट में सेकंड है। ई सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ई सी के लेफ्ट में सेकंड है। बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है दोस्तों, ये बात है आपके लिए दमदार, ये बात दोस्तों दमदार है। बी ई का पड़ोसी नहीं है, ना तो बी को यहां लिखिएगा ना बी को यहां, सॉरी ई को, ना तो ई को यहां लिखिएगा ना ई को यहां लिखिएगा, तो इन दोनों में से एक जगह पर आना चाहिए क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, इस वाली जगह पर मैं ई को पुट कर लूं क्या? आपको कोई दिक्कत है क्या बेटा? इस वाली जगह पर ई को पुट करने में तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? हाँ, दिक्कत है, ऐसा दिक्कत है, होनी चाहिए, क्योंकि अगर इधर ई मानोगे फिर सी कहां लिखोगे? अगर तुमने इधर ई मान लिया तो सी कहां लिखोगे? सी को लिखने की जगह ही नहीं बची। ये पॉसिबिलिटी आपको तुरंत आपके माइंड में सपोज करनी है। आप इस वाले पॉइंट पर ई मान लीजिए, इस वाले पॉइंट पर सी मान लीजिए। डी ई या सी के विपरीत नहीं बैठा, जो डी है ना, डी वो ई के सामने भी नहीं बैठा, सी के सामने भी नहीं बैठा। निम्नलिखित में से कौन ई के बाएं बैठा है? ए। बच्चों आप मुझे बताना, क्या इन दोनों जगह पर, इन दोनों जगह पे क्या डी की जगह कहीं कंफर्म हो रही है क्या? नहीं। हालांकि मैं अपने सवाल में, मैं अपने क्वेश्चन में डी और एफ की जगह कंफर्म नहीं कर सकता, डी और एफ का पॉइंट कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये बात भी आप अपने दिमाग में मान लेना, ठान लेना, याद कर लेना कि आपका उससे उत्तर पर फर्क नहीं पड़ रहा, आपके उससे उत्तर पर फर्क नहीं पड़ रहा। इन्होंने तुमको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि डी ई या सी के सामने नहीं बैठा। मुझे पता है ई के सामने बी बैठा है, सी के सामने ए बैठा है, डी तो बैठ ही नहीं पाएगा। हमें यह पता दोस्तों एफ और डी के बारे में कंफ्यूजन है, लेकिन उससे मेरे सवाल के उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्या होगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जानकारियां तुम्हें अधूरी मिल जाएंगी। अधूरी नहीं है, वैसे तो ये अपने आप में कंप्लीट है सवाल, लेकिन डायग्राम पूरा पूरा बने ऐसा कई बार नहीं होता, ऐसा कई बार नहीं होता, सीधी सी बात है। क्लियर? हाँ बेटा, उनका काम है कंफ्यूजन क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना एग्जामिनर का टास्क है, वो आपको इस प्रकार की चीजें देता है बेटा, कोई उससे भी दिक्कत वाली बात नहीं है। फटाफट से एक बार बच्चे ट्राई कर दीजिए, फिर बात करता हूं आपसे। नहीं अमन बेटा, मैं अपनी मर्जी से कैसे कंप्लीट कर लूंगा? कर दीजिए ट्राई। हाँ भाई, प्रैक्टिस शीट तुम्हें आज मिल जाएगी, तैयार है प्रैक्टिस शीट इसकी। 6 लोग बैठे, 6 लोगों की जैसे ही आपने बात सुनी, 6 लोगों की आपने जैसे ही बात सुनी, वैसे ही बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, वैसे ही आपकी जानकारी क्लियर हो गई कि 6 लोगों में आपका पूरा कंटेंट ऐसा बनना चाहिए। जे पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जे पी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ऐसा। एन पी तथा जे का पड़ोसी है। एन अगर पी और जे का पड़ोसी है तो इनके बीच में बैठेगा। के एन के राइट में सेकंड है, के एन के राइट में सेकंड है, के एन के दाएं दूसरा है। एल एम के ठीक बाएं बैठा है बच्चों, एल एम के बाएं बैठा है, खत्म। तो एन के बायां तीसरा कौन है, एन के लेफ्ट में थर्ड कौन है, एल उत्तर बनेगा। क्या आप लोग इस प्रकार के सवाल कर पा रहे हैं? क्या बच्चों ऐसी जानकारियां आप लोग क्रिएट कर पा रहे हैं क्या? एसएससी में यही सवाल आएगा, एसएससी में यही क्वेश्चन बनेगा, एसएससी में इसी प्रकार की बात आएगी, इससे कोई अलग बात नहीं आती। Sir, I am continue asking regarding opposite direction. Please clear my doubt. Oh my God. तो why are you asking continuously? जब आपको सवाल में बता रहे हैं कि अपोजिट का मतलब ये होता है, ये M और P एक दूसरे के सामने बैठे हैं, L और M N एक दूसरे के सामने बैठे हैं, J और K अपोजिट में बैठे हैं। मिस्टर अमरजीत, आप मुझे एक बार बता दीजिए, क्या आपने कल की क्लास को ज्वाइन किया था? क्या आपने कल की क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था क्या?
बोलो, आप कॉन्टिन्यूसली ये बात कह रहे हो तो कॉन्टिन्यूसली मुझे ये भी बता दो, यस्टरडे वाली क्लास को पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ना? अब रिप्लाई नहीं करेंगे, कह रहे हैं कॉन्टिन्यूसली आस्किंग। हाँ फर्स्ट टाइम ना भाई, तो जो कल की बातें मैंने बताई थी क्या वो सारी रिपीट कर दूं? जो भी क्लास पढ़ो ना बेटा अमरजीत है, टीचर को डिसाइड इसे चूज करने से पहले देख लिया करो, स्टार्टिंग वाली क्लास को पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं होता कि आप जिस पल से पढ़ना स्टार्ट करें उस पल से चीजें आपको आपके अकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएं। बेहतर बात यह है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना देखोगे तो बातें समझ में आएंगी। जो बच्चे इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्या बच्चों बताओ उनको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर आप कहते हैं हम कॉन्टिन्यूसली आस्किंग, कॉन्टिन्यूसली मैं क्या करूंगा बेटा मैं? अच्छा अब देखो, एक तुम्हें कह रहे जी एक वृत्ताकार मेज के बाहर 8 लोग बैठे हैं, तो 8 देखते ही ना आप, ऐसा नहीं है कि एरो शुद्ध शुद्ध बनाओ, अब मान लिया करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठे हैं दोस्तों। इस साइड में ये राइट कॉर्नर है और इस साइड में ये लेफ्ट कॉर्नर है। लेफ्ट और राइट के बारे में ये जानकारी आपको चेक होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इनिशियल केस में डाउट आता है तो नोट कर लेना चाहिए, लिखना भी तो आपके लिए फायदेमंद है। पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है और टी के दाएं दूसरे स्थान पर। कितनी बढ़िया बात है, सुनिएगा। पी जो है ना, पी वो एम के तो बाएं तीसरा है और टी के दाएं दूसरा है। दो चीजें आपको बता दी और तुम्हें चाहिए भी क्या? एन पी के राइट में सेकंड पर बैठा है, पी के राइट में सेकंड पर एन बैठा है। आर डब्ल्यू के राइट में दूसरे स्थान पर बैठा है, डब्ल्यू के राइट में सेकंड पे कौन आएगा? आर। डब्ल्यू के राइट में सेकंड पे कौन आएगा? आर। ठीक है। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अरे भाई, एम के दूसरे स्थान पर राइट में कौन मान ले? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के राइट में सेकंड पे कौन मान ले? आर। एफ पी का पड़ोसी नहीं है, एफ को यहां टिका दीजिए दोस्तों। एक आदमी कौन बच गया मुझे मतलब है इससे, कौन रह गया भाई? एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच, एच रह गया। पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? पी के दाएं एच बैठा है। आपके सवाल का उत्तर फर्स्ट बनेगा, ए विल बी करेक्ट आंसर, ए विल बी राइट आंसर, ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। कितना बढ़िया प्रकार का सवाल है दोस्तों, कितने सिंपल लेवल की बातें हैं। और मुझे दुख होता है देखकर कि कई बार ये बच्चे इस पेपर में ये सवाल छोड़कर आ जाते हैं, एग्जाम में बच्चे इस प्रकार के सवाल छोड़कर आ जाते हैं। ये सवाल कभी ड्रॉप करने का मतलब ही नहीं है बेटा। जो नए बच्चे हैं, जो पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़ने में सक्षम है, उनको चाहिए कि जो क्लासेस हो चुकी हैं आप उनकी रिकॉर्डिंग पढ़ लें। जो बच्चे रिकॉर्डिंग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा अपना नया बैच जो आएगा वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 लोग कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कोई किसी के अपोजिट में नहीं आएगा, इनमें कोई किसी के अपोजिट में नहीं आएगा। प्रैक्टिस सवालों की इतनी बार कर ली जाए कि आपको ये सवाल आसान लगने लगे। डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, डी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर डी बैठा है। देखो अब की बार मैंने लेफ्ट राइट नहीं लिखा, अब की बार मैंने लेफ्ट राइट नहीं लिखा, अब की बार मैंने लेफ्ट राइट नहीं लिखा। ए एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है बेटा, ए जो है ना वो एफ के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा है, ऐसा। ई ना तो एफ का ना डी का पड़ोसी है बेटा, ई अगर ना तो एफ का ना डी का पड़ोसी है, ई इसी पॉइंट पर आएगा, ई इसी पॉइंट पर आएगा। सी बी के राइट में थर्ड बैठा है। बच्चों ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है सुनिएगा, सी बी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है, बी के लेफ्ट में थर्ड है क्या? यानी आप ये समझो, सी जो आएगा वो बी के लेफ्ट में थर्ड आएगा। प्यारे बच्चों इस वाले प्लेस पे यहां पर तो मैं बी और सी को पुट नहीं कर सकता, इनके बीच में एक ही व्यक्ति है। टिक लगाए हैं, ये जो 2 मैंने टिक लगाए हैं बेटा, क्या यहीं पे इसी जगह पे आपको सी और बी को पुट करना पड़ेगा ना? यहीं पे तुम्हें सी और बी को पुट करना पड़ेगा ना? बस इतनी सी बात है। और बी के लेफ्ट में थर्ड पर कौन आ गया? सी। सामने जी मान लीजिए, तो जी और बी के बीच में कौन बैठा है? जी और बी के बीच में एफ बैठा है, जी और बी के बीच में एफ बैठा है, एफ आपके सवाल का उत्तर बन गया। 15 मिनट और ऐसे सवाल करेंगे बेटा, इनमें आपको थकना नहीं है, इनमें आपको बोर नहीं होना है। तो घर पे करने के लिए तुम्हें 50 सवाल दूंगा। अगर आप यहाँ 5 सवाल करके ही बोर हो गए तो 50 में कैसे काम करोगे? आइए इस सवाल को एक बार ट्राई कर लेते हैं। कई बार आपको 4 ऑप्शन का क्या मतलब है? डेटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है जानकारी अधूरी है। आठ व्यक्ति, प्रतीक, कर्मा, निवर्ती, योगेंद्र, चतुर्दामिनी, युक्ता, अफसाना,
वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में ये इतनी सी बात तो आपको केवल इंट्रोडक्शन की दी जाती है। सवाल तो इसके बाद शुरू होता है, ये तो केवल और केवल इतनी सी बात आपको लिखकर दे दी जाती है। प्रतीक कर्मा और अफसाना के बीच में बैठा है। दोस्तों ये जो प्रतीक है ना, ये कर्मा और अफसाना के बीच में बैठा है। आपने कहा सर इसको आपने सर्किल पे काहे नहीं मान लिया? बेटा मैं इसको कंफर्म तो मान ही नहीं सकता ना। प्रतीक के एक तरफ आएगी कर्मा, एक तरफ आएगी अफसाना, मैं मान नहीं सकता। लेकिन आगे अगला पॉइंट हमारे लिए कंफर्म है। अफसाना निवर्ती के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, ये निवर्ती है यहां मान लीजिए। इसके राइट में थर्ड, 1 2 3, यहां अफसाना का आना जरूरी है। क्लियर? योगेंद्र निवर्ती और चतुर के बीच बैठा है। अब योगेंद्र जो है, योगेंद्र निवर्ती और चतुर के बीच बैठा है। निवर्ती और चतुर के बीच बैठा है। अभी तक यह बात भी कंफर्म नहीं है, अभी तक यह बात भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आगे कह रहे हैं चतुर अफसाना के ठीक बाएं बैठा है। बेटा चतुर अफसाना के ठीक बाएं बैठा है, तब तुम्हें पता लग गया कि योगेंद्र को इसी जगह पे आना चाहिए। योगेंद्र यहां आएगा तो प्रतीक और कर्मा की जगह भी आपके लिए फाइनल हो गई। प्रतीक और कर्मा की जगह भी आपके लिए फाइनल हो गई। कह रहे हैं दामिनी कर्मा और युक्ता के बीच बैठी है। जो दामिनी है वो कर्मा और युक्ता के बीच बैठी है। ये आपका पूरा सवाल हो गया। चतुर के ठीक सामने कौन बैठा है? चतुर के सामने दामिनी बैठी है। दामिनी आपके सवाल का उत्तर बन गया। अरेंजमेंट तो करना है, जो जानकारियां दी जाती हैं वही तो लिखनी है। आपको कोई चीज अपने मन से थोड़ी माननी है। छोटी बड़ी सारी जानकारियां एग्जामिनर तुम्हें देगा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको लिखकर देगा। बस आपको उनको अरेंज करने का ऑर्डर पता होना चाहिए, अरेंज करने का ऑर्डर पता होना चाहिए। ये इसके ऑप्शन थे, दामिनी इसका उत्तर था। जितने भी सवाल तुमको करवा रहा हूं बेटा, ये एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और मुझे लगता है कि आगे किसी एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग बड़ी बखूबी बड़ी ईमानदारी से कर पाओगे उसे। जस्ट आपको सवाल का उत्तर दूं या एक बार आप सेल्फ ट्राई करेंगे? करिए ट्राई, एक बार ट्राई करिएगा। बनी बात? क्या क्या अरेंजमेंट हो पाया क्या? बहुत बढ़िया पूनम, सुनिएगा। देखो पी और क्यू आमने सामने बैठे हैं। कहां लिखें? जहां तुम्हारा मन करे वहां लिख लो। आमने सामने की बात बोली है, जहां तुम्हारा मन करे वहां लिख लो। बाकी जानकारियां इनको देख के बना लेंगे। एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। एस पी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, राइट में सेकंड है। ओके। वी क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर वी बैठा है। खत्म बात। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, लेकिन बच्चों अभी कंफ्यूजन है। टी और डब्ल्यू के लिए जगह अभी कंफर्म नहीं है। आर पी और वी के बीच बैठा है। आर टी और वी के बीच बैठा है, कंफर्म। आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, हालांकि इस वाली जगह पर टी और डब्ल्यू, इस वाली जगह पर टी और डब्ल्यू आएंगे तो यू यहां आएगा क्या? यू यहां पे आएगा। यू के दाईं और आगे बढ़ा जाए तो यू और वी के बीच में दो लोग बैठेंगे, टू उत्तर बनेगा बच्चे। लेकिन आप मुझे बताइए इस पूरे सवाल में टी और डब्ल्यू का जगह, टी और डब्ल्यू का जगह आप कंफर्म कर सकते हैं क्या? अरे एक्स दिया है क्या? कोई बात नहीं, एक्स मान लो यार, वो लिखा गलत होगा बेटा, लिखा गलत होगा, कोई बात नहीं, एक्स यू मान लो। वो लिखने में कुछ गलती रह गई होगी, कोई बात नहीं, लिखने में गलती रह गई होगी, एक नाम गलत दे दिया होगा, कोई बात नहीं। आप ये मान लो ना बेटा, जो नाम आपको दिए हैं ये आप एक्स की जगह यू मान लो यार, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? इतना हु अल्लाह करने वाली कौन सी बात है? यहाँ यू मान लो। प्रगति इतना तो टाइम दे रहे हैं और तुम्हें कितना टाइम चाहिए?
एक आइसक्रीम पार्लर में 6 आइसक्रीम एक वर्ताकार मेज के गिर्द एक दूसरे पे 4 भी तो हो सकता है। प्रियांशु कैसे होगा 4, बताना एक बार मुझे। 4 आंसर कैसे होता भाई, एक बार प्रियांशु भाई कॉल कर ले, एक बार मुझे बता दे 4 आंसर कैसे होगा। प्रियांशु भाई एक बार हैंड राइज करना। सिवाय प्रियांशु के सारी क्लास ने हैंड राइज कर दिया। आपको सवाल में साफ साफ बोलकर दिया है कि यू के दाईं और आगे बढ़ा जाए। मैं तुमको स्टार्टिंग से एक बात कह रहा हूं कि इस टॉपिक में हमें सवाल को पढ़ना पड़ेगा। आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो बिना सवाल पढ़े इसका उत्तर ज्ञात करवा दे। हाँ, लेफ्ट से होता तो क्या होता, कह रहे लेफ्ट से होता तो 4 होता। ये पेपर में अगर सवाल ही ना होता तो हमें करने की आवश्यकता ही ना पड़ती, तो मैं एसएससी का फॉर्म ही ना भरते, तो एसएससी की तैयारी ना करते। ऐसा ना होता तो ऐसा क्या होता, इस बात को छोड़ा करो यार। अब जो है वो सुनिएगा। एक आइसक्रीम पार्लर में 6 प्रकार की आइसक्रीम रखी गई है। एक आइसक्रीम पार्लर में 6 प्रकार की आइसक्रीम रखी गई है। कुल्फी के विपरीत बटर स्कॉच रखी गई है। कुल्फी के सामने ये बटर स्कॉच है। मेरे को बटर तो दिखाई नहीं दिया, केवल स्कॉच दिखाई दी थी। कुल्फी के सामने क्या था, बटर स्कॉच। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सुवास के बीच में केवल एक आइसक्रीम है। बेटा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी इनके बीच में एक है, जगह अभी नहीं पता। ओके। कुल्फी के ठीक दाएं वनीला है। कुल्फी के ठीक दाएं वनीला आइसक्रीम है। ओके। उनमें से एक आइसक्रीम सुवास है। बेटा एक आइसक्रीम इनमें से मैंगो है, एक आइसक्रीम इनमें से मैंगो भी है, एक आइसक्रीम इनमें से मैंगो भी है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंगो वाली आइसक्रीम यही आनी चाहिए क्या? और इस पॉइंट पे चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी, इस पॉइंट पे चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी आनी चाहिए। कैसे? क्योंकि बेटा मेरे पास 3 जगह बची थी। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के बीच में तो एक आना चाहिए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के बीच में तो एक आना चाहिए। तो जगह अपने पास एक ही बचती है, वहां मैंगो रख दिया। जगह अपने पास एक ही बचती है, वहां मैंगो रख दिया। तो सवाल पूछा है मेरे से, वनीला के सामने क्या है? वनीला के सामने या तो चॉकलेट है या स्ट्रॉबेरी है। वनीला के सामने आइदर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, इनमें से एक है। हालांकि मैं उत्तर कंफर्म ज्ञात नहीं कर सकता, तो कंफर्म आपको लिखना भी नहीं, सिंपल सी बात। इसका डायग्राम यही बनाते हैं। इसका डायग्राम इस पेज पे बनाएंगे क्योंकि ऑप्शंस काफी अलग अलग हैं। ऑप्शन को देखकर आपने डिसाइड करना है। यार तुम लोगों को मैंगो की पोजीशन में इतनी क्या चिंता हो रही है, हैं? मैंगो की पोजीशन में इतनी क्या चिंता हो रही है? ये लो, बिठा दिया है। अब देख लो सवाल। इतना तो बता दे भाई, कौन था मैंगो वाला, किसने पूछा था? छिकारा। भाई एक बात बता दे मुझे, कुल्फी बटरस्कॉच और वनीला, ये तो क्लियर है क्या? ये तो यही है क्या? अब मैं आपको ये कह रहा हूं, एक इनमें से कहीं ना कहीं मैंगो भी है। 3 जगह तुम्हारे पास बाकी है, 1 2 3। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक आना चाहिए। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक आइसक्रीम आनी चाहिए। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के बीच में एक आनी चाहिए। तो यहां और यहां चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आ सकती है क्या? अरे बताओ, ये दो डब्बे मैंने बनाए हैं, इन पे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो एक बात मुझे बता दो, ये जो 2 डब्बे बनाए हैं इन पर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती सर, क्योंकि बीच में एक आनी चाहिए। तो इसका मतलब
इसका मतलब बेटा चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी को लिखने के लिए मेरे पास यही दो जगह बचती हैं, इनमें से एक पे आएगा ही आएगा। अब इतना तो दिमाग लगा लो ना यार, इतना तो दिमाग अपना खर्च कर लो ना। अब एक ही डब्बा बच गया, वहां तो मैंगो आ ही जाएगा फिर। खत्म बात। बाकी की जानकारियों को प्लान कर दीजिए, बाकी की जानकारियों को बना दीजिए, बनाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। ठीक, चलिए एक सवाल और करते हैं, फिर इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। फिर इसके बाद हम ब्रेक लेंगे दोस्तों, एक सवाल और करते हैं। टोटल लोग हैं 6। एक, अरे सुभाष होता है फ्लेवर, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती क्या? ये जो तुम आइसक्रीम खाते हो मैंगो फ्लेवर है, तो क्या उसमें मैंगो डले होते हैं क्या? क्या उसमें मैंगो डले होते हैं? फ्लेवर आते हैं, खुशबू आती है मैंगो की, टेस्ट आता है बस। परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में R5 R3 के बाएं तीसरा है, R3 के बाएं तीसरा, R3 के बाएं तीसरा कौन है? R5। R5 R3 के बाएं तीसरा है। R2 R4 के ठीक बाएं बैठा है, इनमें मुझे पता नहीं है, R2 है ना वो R4 के बाएं बैठा है ऐसा। R1 R5 के ठीक बाएं बैठा है, बेटा R1 R5 के ठीक बाएं बैठा है, तो यकीनन R2 R4 को यही आना चाहिए। बच गया R6। R6 के बारे में सत्य क्या नहीं है? इसने पूछा क्या बात सत्य नहीं है, तो पहली बात सुनिएगा, R4 6 सेकंड टू लेफ्ट ऑफ R6, R6 के बाएं चौथा, ये बाएं दूसरा 6, ये बात तो सही है, पर हमें गलत ढूंढना है, गलत। R6 R3 और R1 के बीच बैठा है, R2 R6 के सामने बैठा है, R5 आएगा, R5 R6 के इमीडिएट राइट में, बात गलत है। डी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई इसमें थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल भी है क्या। अगर सारे सेम सेम है फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक आधा सवाल तो मेरे हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। सारे लगभग सेम ही है, एसएससी का बच्चों यही लेवल है। चलो ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों आपका इतना ही है। सिटिंग अरेंजमेंट की यही कहानी है, इनमें कोई भी सवाल बनेगा, इनमें कोई भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारी जानकारियां आपको सेम लेवल की बातें होनी चाहिए, सारे पॉइंट बेटा आपके सेम लेवल के होने चाहिए। अब दोस्तों इसका बाद अगला जो अपना कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे दोस्तों, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट, ये क्या होता है, इसके बारे में जानकारी दोस्तों आगे ट्राई करेंगे। और बड़ा ही आवश्यक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसके बाद दोस्तों कवर करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां इसके बाद होने वाली हैं। सो एक एक बात को तरीके में पढ़िएगा, एक एक बात को ढंग से समझिएगा। बोर्ड मास के बारे में जानकारियां ब्रेक के बाद पढ़ेंगे, 5 मिनट का एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोस्तों आगे बातें कवर होंगी। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट्स।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। करवाएंगे साक्षी, थोड़ा सुकून रखो बेटा, थोड़ा सुकून रखो, सब करवाएंगे। डिसीजन मेकिंग का सवाल दिया है, वो टुकड़ों में सवाल तोड़ना पड़ता है। तुम लोग कितने डाउट पूछ लेते हो ना, डाउट की होती बात नहीं है। सुनिएगा पहले बच्चों, आप लोगों ने लास्ट क्लास में ना, पहले हमने एक टॉपिक किया था बोर्ड मास। पहले बच्चों बोर्ड मास क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में मैंने आइडिया बताई था बेटा, थोड़ी बहुत भूमिका तो मैंने आपको बोर्ड मास की बताई थी कि बोर्ड मास एक्चुअल में क्या है दोस्तों। बोर्ड मास एक्चुअल में क्या है, गणित का टॉपिक है बच्चों, मैथ्स की एक बात है। और ये बात आपको नियम बताती है कि अगर एक सवाल में मैथमेटिकल साइन आते हैं, अगर दोस्तों एक क्वेश्चन में गणितीय साइन आते हैं, तो उनको पुट करने के लिए, उनको चेक करने के लिए ये बोर्डमास का नियम लगाया जाता है। बोर्डमास का नियम आपको कहता, सबसे पहली जानकारी बच्चों ब्रैकेट। सबसे पहली बात आपको बताई जाती है कोष्ठक के बारे में कि आपके सवाल में अगर ब्रैकेट आते हैं तो पहले उनको सॉल्व करेंगे। बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। एक बेटा मेनिकुलम बार भी होती है पर इसका यूज नहीं होता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंझला, उसके बाद में बड़ा। इस प्रकार से आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ऐसा। देन बच्चों ओ का मतलब होता है ऑफ, अगर कहीं ऑफ लिखा हुआ आ जाता है का मतलब मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर अगर दोस्तों ऑफ लिखा होता है ना, ऑफ है, तो विशेष बात यह है कि डिवीजन से पहले होता है। अगर ये ऑफ लिखा है तो डिवीजन से पहले होगा, भाग से ये पहले होगा, ध्यान रखना। इसके बाद बच्चों बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई का बच्चों मतलब आप लोग जानते हैं, गुणा। उसके बाद में आपको गुणा करना होगा, उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना होगा। देन बच्चों हम जानते हैं ऐड करना है। ऐड का मतलब योग होता है, योग का मतलब प्लस है। और लास्ट में दोस्तों होता है सब्ट्रैक्ट, इसे हम घटाव बोलते हैं, घटाव का मतलब माइनस। इससे पहले वाली बच्चों एक क्लास में मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि अगर हमारे सामने कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, कोई भी इस सवाल प्रकार की बात बनती है, तो आप बोर्ड मास को इस क्रम में, इस सिस्टम में, इस बात में फॉलो कर सकते हैं। मतलब ये एक पुराना कंसेप्ट है, ये आपने रीजनिंग में भी किया होगा, ये आपने मैथ्स में भी किया होगा। ये एक्चुअल में गणित ही है, ये एक्चुअल में गणित है दोस्तों। ये मैथ्स में सारे कंसेप्ट मैथ्स के आते हैं। तो रीजनिंग में कहां दिलता है, रीजनिंग में केवल इतनी सी बात है कि ये जो साइन है ना प्लस माइनस के, ये एक्चुअल में आपको बदल कर दे दिए जाते हैं। एट द रेट का बच्चों मतलब क्या होता है, प्लस। परसेंटेज का मतलब होता है गुणा। डॉलर का मतलब होता है डिवाइड। और हैश का मतलब होता है घटाव। अब ऐसा कोई तुम्हें याद थोड़ी करना है, ऐसा कोई तुम्हें याद थोड़ी करना है, एक बार की बात है। तो आपने कहा सर 29 प्लस 128 है, डॉलर का मतलब 16 है, परसेंटेज का मतलब गुणा है, और हैश का मतलब माइनस है, ऐसा। ठीक है, ये बात आप समझो, ये बात आप समझो। अरे भाई नीरज, थोड़ा 2 मिनट का सुकून रख लेना यार। अब आपको ये बात कहीं सवाल में एक बार भी देखो लिखकर नहीं दी गई है कि बोर्ड मास का नियम लगाना, ये अंडरस्टूड है। ये अंडरस्टूड है कि ऐसा कोई सवाल बनेगा तो हम पहले अपने सवाल में डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ये बात अंडरस्टूड है। और ऐसे बच्चों की तरह लिखना नहीं होता कि 16 में 128 का भाग देंगे, 8 जाएगा, गुणा 7 करना है, माइनस 22 करना है। ये बातें आपको क्विकली तेज गति में सॉल्व करनी है, ये बातें क्विकली आपको तेज गति में सॉल्व करनी है। कौन है ये, अमित? अमित कहता एट द रेट का मतलब तो परसेंटेज है ना। अमित कहता एट द रेट का मतलब तो परसेंटेज है ना। 29 प्लस 56 माइनस 22। सर प्लस और माइनस में क्या करें, जो तुम्हारा मन करे। 29 में से 22 घटाओगे 7 बनेगा, 56 और 7 बनेगा 63। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। क्या इतनी सी बात को आप लोग समझ पा रहे हो क्या?
एक सवाल बेटा इस प्रकार का और देखते हैं, एक जानकारी मैं इस प्रकार की आपको और बता रहा हूं, बड़ी छोटी सी बात। बी का मतलब गुणा है, ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा, ब्रैकेट 4a5 तो ये 9 बन गया। सी का मतलब घटाव है, 99 और 27 126 हो गए। डी का मतलब डिवीजन है, ए का मतलब जोड़ है, बी का मतलब गुणा है। 112 में 16 का भाग दोगे 7 बनेगा। बच्चों मैंने अपने सवाल से डिवीजन को खत्म कर दिया, डिवीजन की सारी कहानी सवाल से मैंने उड़ा दी है। अब आपको ब्रैकेट मैंने हटा दिया, ब्रैकेट। अब दोस्तों आप कहना 126 में 14 का भाग दे लीजिए, ये 9 बनेगा। 8 निमा 72 में से 9 गए 63, 63 में 35 जोड़ोगे 98 आंसर बन जाएगा क्या? दोस्तों ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताए थे और आज भी बता रहा हूं कि ये बहुत इजी है, ये बहुत सिंपल सवाल है। क्या इनको अरेंज कर पाओगे? क्या इनको चेक कर पाओगे? क्या एक देखो बोर्ड मास का सिंपल सवाल बनता है ये वाला, ठीक है। अब इनमें ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, बस आपको जोड़ तोड़ करना आना चाहिए। सी का मतलब घटाव है, 6 और 7 13, बी का मतलब गुणा 5 है, ए का मतलब प्लस है, डी का मतलब डिवाइड है 6, बी का मतलब गुणा है। अंदर वाली बात को सॉल्व कीजिएगा, अंदर वाली बात को सॉल्व कीजिएगा। 9 में 3 का भाग दोगे 3, 27 में 3 का भाग दोगे 9, 6 के गुणा में 9 आ गया, खत्म। 46 माइनस 13 5 65 प्लस 4 निम 36, 82 में से घटाओगे 65, उत्तर क्या बनेगा? 17। ये जानकारी आपको मैंने पहले बताई थी। मतलब इसमें केवल इतनी सी बात है बच्चों कि अगर ऐसा सवाल आ जाता है ना तो आपके मन में काफी खुशी होनी चाहिए कि सर ये तो बहुत आसान है। सिंबल चेंज करने में कहीं गलती मत कर देना, सिंबल चेंज करने में कहीं गलती मत कर देना, सिंबल चेंज करने में किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। सिंबल चेंज करना तो आपको आना चाहिए। अच्छा भाई मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोस्तों इसके बाद जो बोर्ड मास की अगली कैटेगरी बनती है, इसके बाद दोस्तों बोर्ड मास का जो अगला सवाल बनता है ना, ये होता है 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को या गलत ऑप्शन को चूज करना, लाइक दिस। इसमें दोस्तों आपको एक बात चेक करना है कि प्लस का मतलब है डिवीजन, डिवीजन का मतलब है दोस्तों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब क्या है? प्लस। अब इनको चेक करने में, इनको बनाने में हमें टाइम तो लगता है कि अगर सारे ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन आप सारे ऑप्शन चेक मत करना, आप कभी सारे ऑप्शन चेक मत करना बेटा। आप इस बात को कॉमन सेंस से एक डिवीजन के मेथड पे लगाना, आप इस सवाल को डिवीजन के मेथड पे लगाना, डिवीजन को आप समझना, डिवीजन की बात को आप चेक करना। अरे यार तुम गजब के लोग हो, एक दो बातें 2 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूं तो पूरी क्लास के पेट में दर्द होने लग गया। नहीं ये तो करवा दिए थे, दोबारा क्यों करवा रहे हो? अरे अगले पार्ट भी करवाऊंगा, 1 मिनट का सुकून तो कर लो। सबसे पहले बच्चों आपको डिवीजन पर नियम इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको डिवीजन की बात को फॉलो करना है, आपको डिवीजन की बात समझनी है। देखिए आप डिवीजन ये मत देखना ये तो नकली डिवीजन है, आप ये देखो कि आप जब साइन चेंज करोगे तो डिवीजन किससे बनेगा? डिवीजन बनेगा प्लस से। डिवीजन किससे बनेगा? प्लस से। तो प्लस उन संख्याओं के बीच देखो जहां पूरा पूरा भाग जा रहा है। 7 में 5 का भाग नहीं जाता, 6 में 7 का भाग नहीं जाता, 7 में 5 का भाग नहीं जाता, लेकिन 18 में 6 का भाग जा रहा है, 18 में 6 का भाग जा रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट उत्तर टिक मत कर देना, कहीं पेपर में वेरीफाई के बिना उत्तर टिक मत कर देना। 18 भाग 6 गुणा 7 माइनस 5 प्लस 2, 3 गुणा 7 हो गया 21, 21 में से 5 गए 16, 16 और 2 18। दोस्तों ये बात आपको समझ में आएगी। बी आपके सवाल का उत्तर बन गया, बी आपकी बात का उत्तर बन गया। मतलब ऐसे केवल और केवल एक ही बात आपने समझनी है, डिवीजन से चीजों को टैकल करना है। सर क्या हर क्वेश्चन डिवीजन से हो जाएगा क्या? नहीं, इसका जवाब है नहीं बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में मतलब 10 में से 9 क्वेश्चन तक सवाल 90% सवाल तक बन जाते हैं। अब अगर बाय चांस सवाल कोई ऐसा बन जाता है कि सारे ऑप्शन में डिवीजन ठीक से सेट बैठ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, एग्जामिनर आपको चेक करने का समय भी देगा बेटा। लेकिन पेपर में डेटा इतना टफ नहीं आता कि उसको पढ़ने में बहुत टाइम बीत जाए। अब आती है थर्ड की बात। थर्ड,
तीसरा, तो इसका जो तीसरा पार्ट है ना बच्चों, ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। इनमें क्या होता है बेटा, आपको सिंबल पुट करने होते हैं, इनमें आपको सिंबल पुट करने होते हैं। आपको ना बीच में स्टार 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 लगाकर देगा और ये बोलेगा बीच में साइन क्या लगाऊं, बीच में साइन क्या लगाऊं। तो एक छोटी सी बात मुझे बता दो, क्या दोस्तों इसमें भी आपको ये डिवीजन दिख रहा है क्या? मतलब हालांकि मैं हो सकता है गलत कर रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात देखो कि इन नंबर में इन नंबर के बीच में तुम्हें कहीं ना कहीं डिवीजन की बात दिख रही है क्या? 48 गुणा 36/6 हो सकता है, 48 गुणा 36/6 हो सकता है। आप आसपास के नंबर को देखकर उनमें थोड़ा एज्यूम करने की कोशिश करें। लिखा तो कहीं नहीं है, पर ये तो गणित है बच्चों, बोर्ड मास का नियम तो काम करेगा ही करेगा। आप मुझे बताओ बेटा, ए ऑप्शन को वेरीफाई करना चाहिए क्या? तो बेटा मैं तो ए को करने के लिए कभी इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि देखो, आप डिवीजन के साथ साथ में मल्टीप्लाई दोनों को लेकर चला करो। समझदारी वाली बात ये होती है। 48 में 36 का भाग दूंगा तो प्यारे बच्चों ये 4/3 बनेगा, ये 4/3 बनेगा, फ्रैक्शन में बनेगा। और मेरे को उत्तर फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, मेरे को अपना उत्तर इंटीजर में चाहिए। आपने कहा सर बी में भी बन रहा है, लेकिन नहीं, बी में आगे देखो मल्टीप्लाई में 6 भी आ रहा है। आप साथ साथ में ये बात समझ लेना, 60 + 48 भाग 36 गुणा 6 - 15 है। क्या ये बात 53 के इक्वल बन रही है क्या? तो आप कैसे चेक करेंगे? देखो ये 48/36 को 4/3 कर दो, गुणा में 6 कर दो। आप कहना जी 68 में से 15 गए 53। जी हां, बात एकदम सही हो गई। तो जैसे मैंने आपको अभी अभी ये पार्ट नंबर 2 बताया था, ये लगभग वैसा ही तो हो गया जैसा मैंने आपको अभी अभी पार्ट नंबर 2 बताया था कि 4 ऑप्शन में से वो डिवीजन को देख लेना। ये तरीका मैंने पूछने का अलग कर दिया, लेकिन सवाल कोई अलग थोड़ी बन गया, कोई लॉजिक अलग थोड़ी बन गया। कंसेप्ट तो आपके लिए सेम ही काम कर रहा है बच्चे। अच्छा, डिडंट अंडरस्टैंड अमीषा जी, क्या कर सकता हूं? ये सवाल आपको चिल्ला चिल्लाकर बता रहा है क्या कि 48 का 240 में पूरा पूरा भाग जाता है, 240 में 48 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्या बच्चों ये एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या? फाइव टाइम। तो आप मुझे ये बताना बच्चे, कौन कौन सा उत्तर आने की संभावना है? बेटा कौन कौन सा उत्तर आने की संभावना है? आप कहोगे सर ए और डी। ए और डी में से चेक करना है सर, पहले ए को चेक करें क्या? देखो ए को चेक करने की गलती मत करना कभी भी, ए को चेक करने की गलती मत करना। ए को चेक करूंगा ना तो 120 गुणा 42 करना पड़ेगा, और इतना बड़ा नंबर तो बेटा मतलब नहीं है। सवाल में केवल डी के बनने की संभावना है। 88 = 120 माइनस 42 प्लस 240 डिवाइड बाई 48 इंटू 2, 120 माइनस 42 प्लस 5 दूनी 10। 130 में से 42 गए बेटा, 12 में से 8 गए, 10 में से 2 गए 8, 12 में 4 गए 8, खत्म। पहले आपको यह देखना है कि डिवीजन कहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है। 240 में 48 का भाग दोगे तो पूरा 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 भाग जाएगा। बिना मैथ के प्री निकल सकता है? नहीं निकल सकता, उत्तर किसी भी हाल में संभव नहीं है। 55 126, क्या बताओ बेटा यहां पूरा पूरा भाग जाने की संभावना है क्या? यहां बताओ पूरा पूरा भाग जाने की संभावना है क्या? तुरंत आपको एक बात समझ में आ रही है कि 126 में भाग जाएगा, तो हो ना हो उत्तर तो आपके सवाल का ए और बी में से बनेगा, उत्तर तो आपके सवाल का ए और बी में से बनेगा। लेकिन सर आगे का नंबर देखता हूं तो काफी बड़ी संख्या भी है, मुझे लग रहा है ए उत्तर बनना चाहिए। 55 इंटू डिविजन कर लीजिए 9 बराबर 520 माइनस 30 प्लस 5। हाँ दोस्तों, ये भी 495 है, ये भी 495 है, दोनों बातें बराबर है, उत्तर ए बन गया। क्या ये बहुत मुश्किल है? क्या ये बहुत टफ है? नहीं, बोर्ड मास का नियम आना चाहिए।
ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट, बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, इतनी सी बात के बारे में जानकारी है, सब कुछ आसान है। ये सवाल तो रिपीट हो गया आई थिंक। एक बात बताओ, 34 में 17 का भाग लग रहा है पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आगे भी तो देखो, 54 में 18 का भाग भी जा सकता है, 18 में 6 का भाग जा सकता है। आगे आपको बेटा डिवीजन पूरे पूरे दिख रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, रिजल्ट में आपको 56 चाहिए, रिजल्ट में आपको 56 चाहिए, 56 तक बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करेंगे तो आप समझना, अगर मैं ऑप्शन ए पे जाऊंगा, ए पर तो मैं कभी विचार ही नहीं करूंगा। क्यों? 17/54 करूंगा, ये फ्रैक्शन में जाएगा बच्चे, तो ये तो पूरा पूरा बनने की संभावना नहीं है। बी में जाऊंगा तो बी में एक संभावना लग रही है, 34 डिवाइड बाई 17 माइनस 54 प्लस 18 गुणा 6, तो आपने कहा सर ये बन गया 2 माइनस 54 प्लस 108, 110 में से 54 गए 56, ये बात आपके लिए क्लियर है, उत्तर बी हो गया। सी तुम आंसर कैसे दे, सी तो बनेगा ही नहीं। तो बेटा हमारी पीडीएफ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आ गए हैं, लगभग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, फिर भी एक बार आप वेरिफिकेशन के लिए चाहें तो कोई भी रिसेंट के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, बात हो जाएगी। आपने कहा सी ऑप्शन को ट्राई क्यों नहीं करेंगे, अरे सी ऑप्शन देखो ना बेटा, 34 गुणा 17 करना पड़ रहा है, 34 गुणा 17 करोगे नंबर काफी बड़ा बन जाएगा, और इतना बड़ा नंबर अपने को चाहिए ही नहीं। आप सवाल का थोड़ा नेचर समझा करो, आप सवाल में दो चीजों पे कमांड किया करो, एक तो डिवीजन पे, एक मल्टीप्लाई पे, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल का तरीका कौन से दौर में चलना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए। चिल्ला चिल्ला के सवाल बता रहा है कि यहां भाग जाएगा, मेरे को सवाल देखते ही पता नहीं क्यों मन में ऐसे आवाज आ जाती है कि डिवीजन तो यही आना चाहिए भाई साहब, बाकी दुनिया को मारो गोली, डिवीजन तो यही आना चाहिए। सर देखें क्या, एक बार करके देख लेते हैं। 15 गुणा डिवाइड करो, 83 एकम 83, आगे 7 बार जाएगा, ये काटने की भी आर्ट होती है, बराबर 137 प्लस 218 माइनस 100, 15 गुणा 17 करेंगे 255 बनेगा, और ये भी 255 बन रहा है, खत्म दोस्तों। ऐसा 17 टाइम कटेगा पूरा पूरा, ये कॉमन सेंस से कट जाता है, काटने की नीड नहीं पड़ती है। तुम्हें ये बात तो पता है 1411/83 है, मेरे को 83 की टेबल नहीं आती है, पर मेरे को ये पता है ये 17 बार कटेगा। कैसे पता, सुनो। पहले बेटा देखो, मैं अगर इसमें इसका डिवाइड करूंगा, पहला नंबर तो एक बार जाएगा, 83 बार जाएगा। अब इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 1 है, तो 7 गुना होगा तभी तो 1 आएगा, 7 गुना होगा तभी तो 1 आएगा, 17 बार कटा होगा, खत्म बात, 17 बार कटा होगा, खत्म बात। वैसे भी आपको पता है 83 गुना अगर मैं 20 करता तो ये 1660 बनता, ये उससे छोटा है, 17 बार ही जाना चाहिए, खत्म बात। डिवीजन करने की आर्ट देख लिया करो बेटा, डिवीजन से बातों का आइडिया लग जाएगा तुम्हें। मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने का कोई मेथड बता दीजिए प्लीज। आयुषी बेटा मेथड तो मैं आपको बता दूंगा, पहले आप मुझे बता दो कि आपको टेबल कहां तक की याद है, आपको पहाड़े कितने याद है। देखो कई कह रहे हैं हमको 11 तक की पहाड़ याद है, गौरव ने तो साफ मना कर दिया, कह रहा है हमें कतई याद नहीं है पहाड़े। बेटा कैलकुलेशन की एक क्लास लगवा दीजिए, कैलकुलेशन की एक क्लास लगाओगे तो कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। क्या तुम्हें ये सवाल देखकर ये बात एहसास तुम्हारे मन में हुआ क्या कि यार ये पूरा पूरा भाग देखो यहां जा रहा है, एग्जैक्ट मल्टीपल दिख जाता है। अरे मैंने सवाल कोई अपने मन से बनाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब आपने कहा उत्तर या तो ए में छुपा है या सी में छुपा है, लेकिन ए में देखता हूं ना एक गड़बड़ दिख रही है, इनका भी गुणा करना पड़ रहा है। ए कहता इनका भी गुणा करो भैया, इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए मेरे को रे, नहीं चाहिए रे। सी करो उत्तर 63 बराबर 90 माइनस 42 प्लस 230 भाग 46, 5 गुणा 3 15, यानी 90 में से 42 घटाओगे 48, 48 15 63। जी हाँ बात सही हो गई। देखो बच्चे अपन एक ही ऑप्शन चेक कर रहे हैं और वो आंसर निकल रहा है। अपन ऐसा तो नहीं कर रहे ना कि आपको चारों ऑप्शन चेक करवा रहे हैं फिर कह रहे हैं अरे इनमें से एक बनेगा, नहीं,
डिवीजन को पकड़ के चलिएगा, डिवीजन को पकड़ के चलिएगा, डिवीजन को देखकर चलिएगा, सारी बात आपके लिए आसान हो जाएगी। दामिनी बेटा, आपके साथ दिक्कत पता है क्या है बेटा, आप हर क्लास में ये चाहते हो कि सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग चलिए सब, आप एक ही कमेंट को बार बार करते हो बेटा, जो कि अच्छी आदत नहीं है। जब डाउट सेशन बेटा होते हैं, मैं बच्चों के सारे डाउट लेता हूँ, 1.5 घंटे की क्लास पूरी डाउट के लिए बीतती है, 1.5 घंटे का पूरा सेशन बेटा अपना डाउट के लिए होता है, और ये एक बार नहीं, 2 3 4 बार, हर बार बेटा 3 क्लास के बाद में आपके डाउट की बात होती है। लेकिन बेटा आप ऐसा मत करना बार बार की डाउट पहले हमारा करवाओ, डाउट पहले हमारा करवाओ, ऐसा नहीं होता बेटा। क्लास में सारे बच्चे हैं, मुझे सबके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रखें चीजों को समझने में। ये एक प्रकार के वो सवाल बनते हैं बेटा जिनमें थोड़ी बहुत तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन चिंता मत करना, नंबर इतने भी मुश्किल नहीं है कि आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट आए, आपको इनमें किसी प्रकार की समस्या आ जाए। ए ऑप्शन देखो, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर भेज रहे हैं कि 22 प्लस 66 में 33 का भाग दोगे 2, 2 का गुणा में 11 करोगे 22, 44 में से 44 घटाओगे 0। ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बी उत्तर काहे करोगे बेटा, जब आंसर तुम्हारा ए से बन पा रहा है, जब आंसर तुम्हारा ए से बन पा रहा है तो बी पर जाने की नीड नहीं है। एग्जामिनर तुम्हें सारे नंबर 11 के मल्टीपल दे रहा है कि बच्चा डिवीजन पर दिमाग ना लगा पाए, लेकिन वो दिखाएगा। बताइए, पूरा पूरा भाग पता नहीं मेरे को यहां करने का मन कर रहा है क्या, 8 गुना, ये 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स है, 8 टाइम्स है। आपने कहा जी हाँ 8 टाइम्स है बेटा। 22 डिवीजन कौन कौन से ऑप्शन में तीसरी जगह पे डिवाइड चाहिए, तीसरी जगह पे तो केवल इसी में है, बी में। खत्म। 22 प्लस 110 बराबर 392 भाग 49 गुणा 18 माइनस 12। 132 बराबर, ये 8 बार कटेगा, 144 में से 12 गए 132। जी हाँ, बात आपकी होगी प्रूफ। किसी भी एंगल से टाइम टेकन क्वेश्चन नहीं है। टुमारोज क्लास इज ऑफ ना सर, काहे भैया टुमारो क्लास काहे ऑफ है, बिल्कुल भी ऑफ नहीं है। 13th की क्लास ऑफ है, 13 तारीख की, 13 अक्टूबर की क्लास ऑफ है, कल की क्लास तो होगी ना बेटा। पूरा पूरा भाग तो 84 में 42 का भी जा रहा है, 42 में 7 का भी जा रहा है, लेकिन ए ऑप्शन पे काम मत करना, नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। 7 का भाग दोगे 6 और 6 गुणा करोगे, नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। बी की बात करोगे तो ये 6 5 30, हाँ इसमें संभावना है, उत्तर ये बी बनेगा। खत्म। इतना आसान होता है ये। 84 प्लस 42 डिवाइड बाई 7 गुणा 5 माइनस 21। 84 प्लस 6 5 30 माइनस 21, 84 प्लस 9 93, 93 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। हार्ड कॉपी नोट्स भी मिल जाएंगे, चिंता काहे करते हो, हार्ड कॉपी नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो भी सवाल है, इस प्रकार की जो भी चीज है बेटा, वो सारी आप लोग कर पाएंगे। ज्यादा कोई चक्कर वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा डिवीजन से हेल्प कीजिएगा। 10 सवाल बेटा मैंने आपको बता दिए, इनसे आपको चीजों में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि डिवीजन आप किस प्रकार सवाल में कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आज की बेटा जानकारियां कंप्लीट हो गई। अब थोड़े बहुत आपके जो भी डाउट कोई बाकी होंगे बेटा, उनको पर लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आपने जो डाउट पूछे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं क्या है। मुझे ये पूछना है कि सीजीएल प्रीलिम्स में कितना स्कोर करना चाहिए 25 में फॉर क्वालिफाइड। आई एम जस्ट आस्किंग एज एडवाइस। बेटा प्रखर, एज मैक्सिमम एज यू कैन, जितना आप अधिकतम कर पाए उतना स्कोर करना है, अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर आप 200 में से 200 लाने की हिम्मत रखते हैं तो वो भी लाइएगा। मतलब आप ये मत देखो कि आपको नंबर कितने लाने हैं, आप ये देखो कि इतनी भीड़ है, आज इतने लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, इनमें से टॉप वाले बच्चे पास होंगे, तो टॉप पे कंपटीशन है बच्चे, टॉप पर आना है, बस इतनी सी बात है। काजल जी क्या कह रहे हैं, सर मैं आपसे एक बैच से पढ़ रही हूँ और अब मेरे 40 प्लस मार्क्स आने लग गए हैं, थैंक यू। ओके बेटा वेलकम,
उम्मीद करता हूं कि जब रीजनिंग को आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपका स्कोर 46 48 तक बड़े आराम से आने लगेगा। सीजीएल में डब्ल्यू की जॉब होती है, क्या डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। आकांक्षा, इट्स असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये डब्ल्यू की पोस्ट होती है, ऑडिट ऑफिसर बनते हैं इसमें आप। डिपार्टमेंट आपका होता है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कैग बोलते हैं ना अपन, कैग, तो कैग डिपार्टमेंट में आपकी जॉब होती है। एक गजटेड पोस्ट है ये। एसएससी के एग्जाम में मिलने वाली केवल एकमात्र गजटेड पोस्ट होती है, वो डब्ल्यू की होती है, जो इसमें आपको मिल जाती है। सर जो प्लस में आपको नोट्स मिलते हैं वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। देखो बेटा, उसके बारे में मैंने ऊपर बोला था, मुझे जब ये पता लगा था कि नोट्स केवल इंग्लिश में है, तो मैंने यकीनन बेटा टीम से बात करी थी, और दे आर आस्किंग कि सर वी आर वर्किंग ऑन दैट, हम उस पर काम कर रहे हैं, हिंदी में भी उपलब्ध करवाएंगे। और मैंने कहा जिन बच्चों को मिल गए उनको तो मिल गए, उनका क्या करेंगे? तो बेटा इस बारे में मैं कंफर्म कुछ कह नहीं सकता फिलहाल, आपको जो भी है वो ऐसा ही है। मदीना जी नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते बेटा, बताइए। सर मेरा एक डाउट था सर, मेरा मतलब अभी एज प्रॉब्लम है सर, और जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है सर, मेरा 2023 में कंप्लीट होगा। ठीक है। तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी सर कि मैं अभी 10th का एग्ज़ाम देकर जैसे एज बचाना है सर, जैसे 2-3 साल तक मुझे अगर लगते हों तो बाकी बाद में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आपकी बात हम अभी आप 10th क्लास पास करिए, आपने क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ ना कि 2023 में मेरा 2023 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल होगा सर। ठीक है। तो मैं ये चाहती हूँ ना कि जैसे एज मेरा अभी हो गया है 25। ठीक है। तो मैं ये चाह रही थी कि अगर 2-3 साल में मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होता है सर, मतलब बाय द वे अगर नहीं होता है। बेटा आप 2023 के बाद एग्जाम दोगे ना सीजीएल का? तो आप जी सर जी। हाँ, तो फिर दिक्कत क्या है? तो सर एसएससी में तो एज लिमिट 30 साल तक की होती है। जी वो तो है सर, बट है आपने बताया कि 25 एज है, अगर आपने सही बताया तो। जी सर जी। हाँ, तो 2 साल बाद में 27 क्यों होंगे आप? जी तो कोई चक्कर ही नहीं है बेटा, बात करते क्या इशू है? डाउट सर, किस तो बात का? उसके बाद 3 साल ही मेरे पास बचेगा सर। मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास 5-6 साल बचे, जिससे मैं एग्जाम दे पाऊँ सर। बाय द वे अगर नहीं निकले तो मैं चाह रही थी कि फिर से। ऐसा है बेटा, मेरी बात सुनो, एसएससी का एग्जाम ना आदमी ढंग से 1 साल पढ़े तो हो जाता है सिलेक्शन। आपके पास 2 साल है, 2 साल इज मोर देन सफिशिएंट। जी अगर आप 2 साल में एसएससी का एग्जाम पास नहीं कर सकते ना, फिर बेटा 5 साल बाद में नहीं होगा। हाँ, आप ये मानकर चलो कि 2 साल मोर देन सफिशिएंट। जी सर। आपकी कैटेगरी क्या आती है? जनरल, ओबीसी सर, ओबीसी। तो आपको 3 साल का और डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये लो 33 साल तक तो कर लोगे बेटा। जी सर आपने सही कहा सर, बट मैं ये सोच रही थी कि मैं फिर से 10th से स्टार्ट करूं क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं है। एसएससी की पढ़ाई तो 1 साल में बड़े आराम से हो जाती है, और आपके पास तो अगर आप 25 साल एज है, आज से पढ़ाई कर रहे हो, 8 साल का टाइम है। इतने में तो नौकरी लगकर आपका प्रमोशन हो जाएगा, समझ रहे हो? इंस्पेक्टर से बन जाओगे सुपरिटेंडेंट, चिंता ही नहीं। चलो, ये कोई डाउट नहीं है यार, बहुत समय है। 6 महीने के टाइम में बेटा लोग बाग पास कर जाते हैं कहानी। मुझे कॉल पर ले लो, जब तक तुम्हारा नाम ठीक नहीं होगा ना आशिक, तुम्हें कॉल नहीं की जाएगी। बताओ, घर वालों ने इतने प्यार से नाम रखा होगा तुम्हारा, जो भी होगा, ये आशिक नाम रखे हैं। तुम्हारा नाम आशिक है, कह रहे मुझे कॉल कर लो, मैं आशिक बोल रहा हूं। फिर तुम कॉल करोगे तो तुम आशिकी करने लगोगे, तुम्हारा नाम आशिक है इसलिए। क्लास में आओ, तरीके में आया करो, अपना नाम ठीक करके आया करो। इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है यहाँ पे, क्लास चल रही है, क्लास। हाँ यार, और लगातार भाई कमेंट और कर रहा है कि मुझे कॉल करो, मैं आशिक हूं। हाँ जी निखिल जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। सर मेरा भी 12th हुआ है, तो सर प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करना था आपसे। हाँ बताइए ना, थोड़ा जल्दी बताइए, तेज गति में। हाँ सर उसके रीजन क्या बोलते हैं, मैथ्स का टीचर और जीएस का टीचर। अभी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं? हाँ सर, इंग्लिश रानी मैम के यहाँ। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम अभी आपने 12th करी है क्या? हाँ सर, मेरी 17 ईयर एज है, 12th हो गई है मेरी, अभी रिजल्ट आया था अगस्त में। एग्जाम टारगेट क्या कर रहे हो, सीजीएल सीएचएसएल? सीजीएल। मेरे भाई अभी सब्जेक्ट 2 ही पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इनका सिलेबस पूरा करो। इनका सिलेबस पूरा करोगे तो उसके बाद आप मैथ्स और जीके को उठाना। चारों सब्जेक्ट एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लास भी लेनी होती है, प्रैक्टिस भी करनी होती है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, ग्रेजुएशन करो, ये सब चीज मिक्स हो जाएंगी बेटा। बेहतर ये है कि अगर समय है ना, तो 2 चीजें आप चीजों को अलग अलग पढ़ो, 2 चीजों को आप साथ साथ में पढ़ो, उसके बाद आप अगला काम करना। जनाब अगली बात करते हैं। जी सर। ठीक है, और उसके बाद काम करना, पहले आप इन चीजों को पूरा करना बेटा। ओके सर, थैंक यू सर।
चलिए बेटा, शुक्रिया। आज इतना ही, बाकी बातें करेंगे बेटा अपन कल की क्लास में। सेशन अपना कल भी होगा और कल कुछ अच्छा सा पढ़ेंगे, प्यारा सा। कल कुछ नई बात आपके लिए आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।